Good morning, student. So in class 12th, today we are going to start coordination compounds. In one shot, this is part 2. In part 1, we have already discussed about some basics of coordination compounds like isomerism and different types of ligands. And today's part we will cover up the Werner's theory, valence bond theory, crystal field theory and bonding in metal carbonyls. So it is going to be a very important part as a one shot revision video. So first we are going to start Werner's theory. तो Werner's theory क्या है? देखिए कोई भी coordination compounds है उसमें मेटल जो होगा इट शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज और यू कैन से लिंकेज. यानी कि लिंकेज का मतलब क्या है? मतलब वैलेंसी है. मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विल शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी. अब देखिए ये है क्या? प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली होती क्या है? जो यहाँ पर डॉट डॉट लाइन से शो की है. और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? जो यहाँ पर बिल्कुल लाइन से शो की हुई है. ठीक है. अब ये कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन मतलब कॉम्प्लेक्स है. तो इसके अंदर जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है, बेसिकली प्राइमरी वैलेंसीज यू कैन से प्राइमरी वैलेंसीज इज नॉर्मली आयनाइजेबल. ये क्या होती है? आयनाइजेबल. प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल होगी. ठीक है. एंड आर सेटिस्फाइड बाई नेगेटिव आयंस. ये किससे होगी? नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होगी. बस बेसिक सी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है. और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या होती है? इट इज़ नॉन आयनाइजेबल. दिस सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल. नॉन आयोनाइजेबल. सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल. ठीक है. एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स. देख सकते हैं अमोनिया या फिर वाटर, ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? न्यूट्रल है मॉलिक्यूल्स. ठीक है. द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड फिक्स फॉर अ मेटल. जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये बताती है कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा एंड दिस इज अ फिक्स वैल्यू. ये क्या होती है? फिक्स होती है. ठीक है. और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है? आयनाइजेबल है एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस. तो बेसिक सी चीज़ें आपने ये रखनी है ध्यान में. ठीक है. सिंपल है. तो दिस इज कॉम्प्लेक्स जिसमें हमने डैश डैश लाइन से बनाया, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड दिस वन सेकेंडरी वैलेंसी, डार्क लाइन. तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट. आपको वर्नर्स थ्योरी के अंदर यही रखना है ध्यान में कि मेन डिफरेंस metal shows two different kind of valencies or you can say linkage, primary valency and secondary valency. I think it is very simple and only you have to keep in your mind कि primary valency क्या होती है और secondary valency क्या होती है. ठीक है. तो primary valency normally क्या होती है? ionizable है and satisfy by negative ions. Clear? So this is Werner's theory and basic चीज़ आप इसको NCERT से different examples हैं वहाँ पर जो किस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स का कलर होगा, टू ऑफ प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, 2 or 3 or 4 एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आर गिवन इन योर NCERT बुक्स. यू कैन मेक अ रीडिंग फ्रॉम देयर. ओके. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो ये देखते हैं. जस्ट टेक अ शॉर्ट रिविजन ऑफ दिस VBT. अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थियरी बेसिकली द मेटल एटम्स और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लीगेंड. मीन्स बेसिकली होगा क्या? देखिएगा, दिस इज मेटल और दिस इज लीगेंड. और आप जानते हैं कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है और लीगेंड जो होता है वो इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये मेटल को देगा. तो बेसिकली इतना हमको मालूम होता है कि मेटल और लीगेंड के बीच में कुछ एक तरह का इंटरेक्शन होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द मेटल एटम और इट मे बी अ मेटल आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लीगेंड कैन यूज इट्स मेटल का कौन सा ऑर्बिटल करेगा यूज? n-1 ns यूज ये कर सकता है, np और यू कैन से ns np और ns np nd, ns np और nd orbitals for hybridization. Okay, to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry such as octahedral, tetrahedral or maybe square planar, a different kind of geometry can be formed. So basic हमारा कहने का मतलब ये है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा? एक तरह का ओवरलैपिंग होगी. There is a kind of hybridization. Means hybridization basically है क्या? This is intermixing of atomic orbitals. एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग है, उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाली है. अब इसमें आपको समझना क्या है? देखिएगा एक लिस्ट यहाँ पर है, इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे ध्यान से कि अगर देखिएगा, ये देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 हो सकता है और शेप ऑफ हाइब्रिड क्या होगा? टेट्राहेड्रल हो सकता है. या फिर sp3 के अंदर ही
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो DsP2 हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि ऑर्बिटल क्या है। तो उसके लिए आपको क्या देखना ये पड़ेगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अगर आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल में कुछ प्रॉब्लम है तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर, आई विल ऐड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आप VBT से पहले थोड़ा सा उसको देख लें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। और CFT में भी शेप ऑफ ऑर्बिटल बहुत काम आने वाला है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल जो D ऑर्बिटल की शेप है वो आपको आनी चाहिए, और वो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। देखिएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो तो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 हो तो sp3d2 एंड द शेप इज ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, मैंने बताया आपको कि मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा, ए काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये ऑर्बिटल यूज होंगे, उनके बीच में क्या होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होता है वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। लिगेंड के ऑर्बिटल और मेटल के ऑर्बिटल एक तरीके से क्या करेंगे, ओवरलैप, और उसके थ्रू नए हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा। अगर वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 टेट्राहेड्रल, 4 के अंदर स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरीके से एक वैलेंसी ऑर्बिटल्स मींस वैलेंस ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, इंटरमिक्सिंग के थ्रू नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, तो ये ज्योमेट्री फॉर्म होती है। अब देखिएगा, इसमें सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जितने भी आपके पास VBT के क्वेश्चंस हैं वो आपको आसानी से बन जाएंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब देखिए, VBT में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स ये देगा, यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन। इसमें आपको बताना है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये इनर है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, और इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू क्या होगा, ये लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, अकॉर्डिंग टू VBT जब भी आपको देखना है तो सबसे पहले आपको देख लेना है इस मेटल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ये है Mn, Cn एक लिगेंड है, 6 है, 3 नेगेटिव चार्ज है। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट ये निकाल लेते हैं x प्लस यहाँ पर Cn है 6, तो दैट विल बी -6 इज इक्वल टू -3। सो इस केस में दैट इज x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, सो द x इज इक्वल टू +3। मीन्स इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो Mn मेटल है वो +3 स्टेट में है। किस में है, +3 में। और हम जानते हैं आपको 3D सीरीज के अंदर Mn को करना पड़ेगा याद, दैट इज Mn जो होता है वो होता है 3d5 4s2। ओके, नाउ दिस इज +3 स्टेट, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको हटाने पड़ेंगे, 2 s से हटाएंगे और एक d से हटाएंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो Mn बचेगा +3 स्टेट के अंदर वो क्या बचने वाला है, दैट इज 3d4, दैट विल बी 3d4। अब आप देखेंगे ध्यान से, 3d4 के अंदर ये बचा हमारे पास Mn +3। तो अब यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे 3d। देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे 3d के अंदर, दिस इज 3d। उसके बाद क्या आएगा 4s, और 4s के बाद क्या आएगा 4p, दिस इज 4p। सो 3d, दिस इज 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। अब देखिए 3d के अंदर फिर कल ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देयर इज 3d4, 1 2 3 4, ओके 3d4। अब देखिएगा क्या होगा यहाँ पर, इस केस में अब आपको देखना पड़ेगा कि जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो देखिएगा ध्यान से कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको दिख जाए, कौन कौन से दिख जाए, Cn दिख जाए, CO दिख जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको दिखता है, उस केस में पेयरिंग हो जाएगी, उस केस में क्या हो जाएगी, पेयरिंग। देखिएगा ध्यान से, अब ये क्या होगा 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p, ठीक है। ऑन दिस केस देयर विल बी पेयरिंग, दिस इलेक्ट्रॉन विल कम इन दिस 1 2 3 4, इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, हाउ मच इलेक्ट्रॉन हैव लेफ्ट, देर आर 6 Cn, देर आर 6 Cn। तो Cn के केस में क्या होगा, ये देखिए यहाँ Cn ऐड कर दीजिए, दिस इज अनदर Cn 1 2 3 4 Cn, ओके। अब यहाँ पर देखना है Cn कितने ऑर्बिटल्स के अंदर गया, दैट इज d2sp3, देयर इज d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरीके से आप आराम से ये निकाल सकते हैं कि 3d4 था, देन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो उसके इसमें पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन, देन द वैकेंट स्पेस के अंदर देयर आर 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, द 6 Cn आर देयर, सो देयर इज d2sp
3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो क्या है, D2 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए जो d ऑर्बिटल यूज़ हुआ वो कहाँ वाला यूज हुआ, हो सकता था यहाँ फिल होते सारे इलेक्ट्रॉन, वो दूसरे किसी कॉम्प्लेक्स में वेरी हो सकता है, तो उस केस में आप sp उसके बाहर वाला d यूज़ करते। तो अभी d अंदर वाला यूज हुआ है, सो इन दैट केस दिस विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दिस इज नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड अब देखिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, देखिए देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो 2 unpaired electron are present, so in that case this is known as paramagnetic, this is known as paramagnetic in character। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन छूट रहा है अनपेयर्ड तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, इन केस अगर सारे फील्ड होते तो उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इनकेस कोई भी नहीं होता तो उसको बोलते हैं लो स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हाई स्पिन है, मॉडरेट स्पिन या हाई स्पिन इसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला है, देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अंडर देखिएगा n की जगह 2 रखिए, 2 इंटू 2+2, so that is case √2 into 4 that is √8, that is approx 2.7 बोहर मैग्नेट्रॉन, इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेट्रॉन। तो सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं, आप कोई भी एग्जाम्पल को उठाइए, उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन और उस स्टेट के हिसाब से यू कैन राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो फिलिंग ये करवा दीजिए पेयरिंग, अदरवाइज छोड़ दीजिए। उसके बाद के ऑर्बिटल्स को इस तरीके से उसमें लिगेंड, यू हैव टू फिल द लिगेंड्स एंड इजीली यू कैन प्रेडिक्ट दिस हाइब्रिडाइजेशन। फिर देखिएगा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छूट रहा तो पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज इट इज डायमैग्नेटिक। अगर डी अंदर वाला यूज हो रहा है, इफ द डी इज यूजिंग द इनसाइड ऑर्बिटल दैट इज नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर डी बाहर वाला यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के लिए उसका मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू निकाल सकते हैं, दैट इज √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पुट कर दीजिए, यू विल डेफिनेटली कैलकुलेट इट। बस एक ट्रिक इसमें यहाँ पर ये देख लीजिएगा ध्यान से कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर 0.7 ये लगा दीजिए, लगभग उतना ही आएगा, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट वही आएगा। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके आगे 0.7 ऐड कर दीजिए, सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, अब सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं, और भी एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं। देर आर न्यूमेरस एग्जाम्पल ऑन योर बुक, सो ट्राई टू डू सम प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है, देखिए यहाँ पर द बेसिक थिंग ऑफ दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज इट एज्यूम्स द लिगेंड टू बी पॉइंट चार्ज। यानी कि अभी तक ओवरलैप हो रहा था, अब CFT बोलती है कि ऐसा नहीं है कि लिगेंड और मेटल एक पॉइंट चार्ज है। इफ देर आर तो पॉइंट चार्जेस, तो उन पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या होगा, देर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके बीच में एक तरह का बॉन्डिंग होती है, और ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इट इज़ अ थ्योरेटिकल एजम्पशन। तो ये क्या बोलती है, देखिएगा ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए मैंने कहा था अभी आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल चाहिए होगा। अब मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, बट दिस इज नेम ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, ये डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब ये डी ऑर्बिटल्स अभी सेम एनर्जी लेवल पे, कहाँ पे है, सेम एनर्जी लेवल पे, इनको बोल देते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, डीजनरेटेड का मतलब इनका डीजनरेसी सेम है, मतलब सारे के सारे ऑल हैविंग द सेम एनर्जी लेवल। अब क्या होगा कि इनके पास ये मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही है। मेटल के ऑर्बिटल्स अगर x और y बोल दें तो इस तरीके से dxy, फिर इस तरीके से dyz, इधर y बोल दे, इधर z बोल दें। ठीक है, zx, ठीक है, या फिर ऐसे बोल दें dx² - y², इसको बोल दे z, इसको dz² ये बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिएगा अब इन मेटल के पास जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं इस पर लिगेंड आएगा, यानी कि लिगेंड इज ऑलरेडी हैविंग इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सेल। तो लिगेंड जब मेटल के पास आएगा, इट माइट बी पॉसिबल कि मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन हो, तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच से उसमें रिपल्शन होगा, और आप जानते हैं रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होता है। तो अब ये डी ऑर्बिटल है,
जैसे ही मेटल लिगेंड ने इस मेटल को अप्रोच किया तो उसमें रिपल्शन हुआ, और रिपल्शन होने से ये ऑर्बिटल टूट गए, मीन्स स्प्लिट कर गए। सो इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये तो अभी 5 के 5 का एनर्जी सेम था। जैसे लिगेंड ने अप्रोच किया इस मेटल को, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन, एंड इट माइट बी कि मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हुई, रिपल्सन से उनका एनर्जी क्या करके वो ऑर्बिटल्स टूट गए, स्प्लिट हो गए। अब किन का एनर्जी ज़्यादा हुआ? 2 ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा हुआ, इसलिए इसको बोल दिया Eg, और 3 का एनर्जी थोड़ा सा कम हुआ, इसको बोलते हैं T2Z। ये मतलब होता है ट्रिपली डिजनरेट, ये डबली डिजनरेट, 3 ऑर्बिटल का सेट नीचे, 2 का सेट ऊपर। अब ऐसा क्यों हुआ? सो ये मैंने यहाँ पर शो किया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो स्प्लिटिंग हुई। और आप जानते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल जो मतलब ज्योमेट्री होती है, स्टूडेंट ध्यान से ये देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कुछ ऐसी होगी, ध्यान से ये देखेंगे ना, ये ऑक्टाहेड्रल है। मान लीजिए मेटल, ये लिगेंड, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड और ये भी लिगेंड, मान लो ऐसे कोई ऐसी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऑर्बिटल मेटल का होगा, ये देखिए ऐसा ऑर्बिटल कहाँ होगा, ये वाला होगा dx² - y², और ऐसे ऊपर को ये dz²। तो यानी कि जो 2 ऑर्बिटल है, कौन से, इसके लिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि शेप ऑफ ऑर्बिटल चेक करें। ये होगा dx² - y², ये होगा dz²। इन 2 ऑर्बिटल की शेप जो है वो अलोंग द एक्सेस आ रही है, और यहीं से लिगेंड भी आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हम देख रहे हैं, तो लिगेंड is coming from that direction where the metal orbital are present. So in these orbitals there will be more repulsion, so that's why these 2 orbitals will feel greater repulsion and the energy will increase. तो ये ऊपर चले गए। 3 ऑर्बिटल कौन से? XY, YZ, DZX। ये बिटवीन द एक्सेस आ रहे हैं। देखो यहाँ ये बिटवीन द एक्सेस, मान लो कोई भी एक्सेस मान सकते हैं, XYZ, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये जो ऑर्बिटल है DXY, DYZ, DZX, ये 3 ऑर्बिटल्स वहाँ पर आ रहे हैं बीच में, ऑन विच देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ लिगेंड, तो इसलिए इनका एनर्जी थोड़ा सा कम हो गया। इस वैल्यू को मैग्नीट्यूड वाइज देख सकते हैं। ये जो सेंटर है इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। तो बेरी सेंटर से ऊपर 2 ऑर्बिटल है तो इनका एनर्जी 3/5, नीचे 3 ऑर्बिटल है तो इनका एनर्जी 2/5। ठीक है, तो इसको आप 0.6 भी बोल सकते हैं, इसको आप 0.4 भी बोल सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, या फिर इसको बाद में ये अप्रोक्सीमेट 6 बोल सकते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट 4 भी बोल सकते हैं। ये ऊपर है तो मैग्नीट्यूड वाइज प्लस, इसको मैग्नीट्यूड वाइज माइनस भी बोल सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट CFSC। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है CFSC से, इसको ट्राई कर लें, हाउ टू कैलकुलेट CFSC, बड़ा आसान सी चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, CFT का बेसिक सा अजम्पशन था कि ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसे होगा। अब देख लीजिएगा, अगर ये टेट्राहेड्रल फील्ड में जाए तो उसका उल्टा हो जाएगा। टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएंगे, 3 ऊपर जाएंगे। अब आपसे मान लो, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि अगर आपको बोल दे कि CFSC, अब ये स्प्लिटिंग जो होगी ना स्टूडेंट, d ऑर्बिटल टूटेगा, डिपेंड करेगा कि इनकमिंग लिगेंड कैसा है। इफ द इनकमिंग लिगेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो ऑन दैट केस दिस स्प्लिटिंग, जो इनका गैप आया देखिएगा, जो 2 ऑर्बिटल टूट के स्प्लिट हुए, इनके बीच में जो गैप है, दिस गैप विल डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट, ये गैप ज़्यादा होगा। अगर लिगेंड वीक है तो ये गैप थोड़ा सा कम होगा। अब आपसे यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन शॉर्ट में, अगर आपको बोला है कि कैलकुलेट द CFSC ऑफ D4, CFSC ऑफ D4 ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, यू हैव टू कैलकुलेट द CFSC ऑफ D4 इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर वीक लिगेंड, फॉर वीक लिगेंड। तो वीक लिगेंड के लिए निकालिए D4 की CFSC। अब देखिएगा यहीं पर मान लीजिए 1 2 3, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड। बोल दिया कि वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो स्टूडेंट ये गैप कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ चले जाएगा। अगर यही चीज़ D4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये गैप ज़्यादा होता। सो दिस 4th इलेक्ट्रॉन विल नीड मोर एनर्जी टू गो देयर। उससे बेटर रहता कि चौथा यहीं पेयर हो जाता, बट फॉर वीक लिगेंड ये ऊपर ये चलेगा, बिकॉज दिस गैप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज लेस। सो दैट्स वाई इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 × 2/5 प्लस 1 × 3/5, तो मैग्नीट्यूड वाइज इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर एग्जाम्पल इज गिवन ऑन योर बुक, यू कैन ट्राई इट फ्रॉम देयर। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक एजम्पशन ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉरी, ये CFT के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और कैलकुलेशन ऑफ CFSC। अब कई बार आपको ये मतलब ये बोल देगा कि कलर के बारे में। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो टेट्राहेड्रल है और ऑक्टाहेड्रल है, दोनों में बस देखिए ऑक्टाहेड्रल में ये होगा, टेट्राहेड्रल में इसका अपोजिट हो जाएगा। बट
कई बार ये होगा कि मेटल इज सेम, लिगेंड इज सेम, बट कलर इज डिफरेंट। उसका कारण क्या है, आप ये मतलब ध्यान रखिएगा, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है डेल्टा टी का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल इज 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा ओ। ये ऑक्टाहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज टेट्राहेड्रल इज 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो ये दोनों का मतलब डिफरेंस है, ठीक है। आई थिंक इससे रिलेटेड एक बेसिक एजम्पशन, एक बेसिक मैप आपके मतलब माइंड में आ गया होगा, सो इट विल हेल्प यू मोर। तो लास्ट टॉपिक थोड़ा सा इसके बारे में भी कर लेते हैं रिवाइज कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं स्टूडेंट। अब देखिएगा, मेटल कार्बोनिल्स इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और कई बार एक छोटा सा पॉइंट है देखिएगा मेटल कार्बोनिल्स का। देखिए कार्बोनिल्स बेसिकली क्या होते हैं, मेटल कार्बोनिल्स आर होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, एक कोई कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए निकिल, इसके साथ एक ही तरह के लिगेंड है NiCO4। If the types of ligand are same, only one kind of ligand is there, so this is homolaptic. अब इसके अंदर क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में, मेटल और कार्बन के बीच में there is metal carbon bond in metal complexes have both sigma and pi character। इसमें क्या होता है देखिएगा, सिग्मा एंड पाई ये कैरेक्टर। मान लीजिए ये मेटल है, ये आपके पास कार्बन है, ये अभी ऑक्सीजन के कुछ ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कार्बन का ऑर्बिटल और यहाँ मेटल का ऑर्बिटल, तो मेटल और कार्बन के बीच में क्या होगा स्टूडेंट, डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग, जहाँ पर सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी होगा। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग, एक तरह का बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज मेटल कार्बोनिल्स। और इन मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बेसिक चीज़ें जो होती है वो क्या होती है कि जो मेटल है और कार्बन के बीच में बॉन्ड, और आपको ये मतलब ध्यान रखना है कि यहाँ कार्बन का जो बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन का ऑर्बिटल होगा, वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, मेटल को दे देगा। किसको दे देगा, मेटल को दे देगा, ठीक है, बैक बॉन्डिंग। और इस तरीके से मेटल और कार्बन की ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड भी बनता है और यहाँ सिग्मा भी बनता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है, बैक बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। और इस केस में ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जीरो होती है। बस ये भी कई बार 1 नंबर का सवाल आ जाता है, 1 मार्क्स का जो मतलब क्वेश्चन होता है, मेटल कार्बोनिल्स के अंदर मेटल का ऑक्सीजन स्टेट जीरो होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिनर्जेटिक, या बोलते हैं मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो एग्जाम्पल ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इंटरेक्शन इन अ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसको आप ये समझ सकते हैं, बेसिक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है, इसमें होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है। तो अगर मेटल और एक कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इफ देयर इज अ सेम काइंड ऑफ लिगेंड या ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट, सो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज नोन एज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और मेटल कार्बोनिल्स के अंदर क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, कार्बन बैक बॉन्डिंग, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर मेटल को डोनेट कर लेता है और वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और एक यहाँ मेटल के ऑर्बिटल्स और कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल, इस तरीके से इनके बीच में पाई बॉन्डिंग भी हो सकती है। अब यहाँ पर जो भाई मेटल का इलेक्ट्रॉन होगा ये भी दे सकता है कार्बन को, कार्बन का ऑर्बिटल में मेटल भी दे सकता है, ठीक है। तो इसको आप ये समझ सकते हैं बुक से, बेसिक कहने का मतलब क्या है, कार्बोनिल्स के अंदर होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं मेटल कार्बोनिल्स, मेटल का ऑक्सीजन स्टेट जीरो होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड हो सकता है। सो द सिनर्जिक बॉन्डिंग को आप अपनी बुक से ये समझ सकते हैं। तो बेसिक हमने एक आइडिया लिया अबाउट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर बॉन्डिंग जो होती है। हालांकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर अप एवरीथिंग इन ओनली 25 मिनट, बट आई हैव ट्राई टू गिव अ रिव्यू, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर हाउ यू हैव टू स्टडी। सो इसमें बेसिक आपको ध्यान रखना है VBT और आपको CFT, इसके एप्लीकेशंस, इसके लिमिटेशंस और इसके एग्जांपल्स को ट्राई करें फ्रॉम योर बुक, फ्रॉम योर एग्जांपल NCERT। तो मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।